क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, हमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का स्वयं ज्ञान होना चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे बगीचे में 10 से 15% फ्लावरिंग जो है आना जरूरी है, और उसके साथ साथ हमने पॉलिनाइजर्स वैरायटी जो है वो कितनी लगाई है वो भी ज्यादा जो है हमारे पास जो है 33% जो रिकमेंड है वो उस हिसाब से होनी चाहिए। तो ये चीज हमारे उस टाइम में होता है जब हम लाते हैं तो वर्कर बीज तो सारा वहां चला गया, और जब तक उसमें वर्कर बीज बनना है, जब दोबारा से उसमें वर्कर बीज बनेगा यानी कि 2-4 दिन तो नया वर्कर बनने लगता है, फिर वो इतनी जल्दी ज्यादा भी बनेगा, थोड़ी थोड़ी करके मतलब हमारा पॉलिनेशन का टाइम है वो निकल जाता है, तो उस बच्चे का लाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो 3 किलोमीटर की दूरी हमारे को होनी चाहिए। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे फ्रेंडली पॉलिनेटर यानी मधुमक्खियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्लावरिंग के समय सभी बागवानों को पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मधुमक्खियों को बगीचे में इंस्टॉल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि मधुमक्खियां हमारे बगीचे में अच्छे से कार्य कर सके। तो यही सब हमें बताएंगे श्री सूरज चौहान जी, जिनसे हमारे प्रगतिशील बागवान श्री डिम्पल पांचटा जी बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत नॉलेज वाला वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। मैंने अपने लेवल की जो जानकारियां हमें थी हनी बी से संबंधित, उससे आप लोगों को अवगत कराया था, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो हमारा किसान बागवान है उस तक कैसे बागवानी से संबंधित हर जानकारी पहुंच सके और बेहतर और तरीके से पहुंच सके, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। हमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का स्वयं ज्ञान होना चाहिए। आज मेरा आना रोडू हुआ। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान, युवा साथी, युवा ऑर्चिडिस्ट से मिलाना चाहूंगा जो हमारे रोडू क्षेत्र से संबंध रखते हैं, सूरज चौहान जी। और इनका बी कीपिंग में बहुत ही अच्छा कार्य है जो हमारे उद्यान विभाग द्वारा और डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित है। और ये जो हमारे कॉलेज, स्कूल या जो लोकेलिटी में है सभी लोगों को हनी बी की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, और हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि कैसे वो नेचर फ्रेंडली हो। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञान होगा कि अगर इस धरती पर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, हमारी मानव का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हमारा जीवन भी तब तक है जब तक मधुमक्खियां है। तो मधुमक्खियों की महत्वता को आप लोग समझे, कैसे उसकी केयर करें, कैसे आप इसको एक अच्छे रोजगार से जोड़ सकते हैं। क्योंकि आज हमारे क्षेत्र के का युवा साथी एक अच्छा नाम के साथ साथ एक अच्छा कारोबार भी स्थापित कर रहा है, और ये कारोबार कोई भी स्थापित कर सकता है अगर किसी के अंदर लगन है काम करने की। क्योंकि मुझे भी शहद की जरूरत थी, तो मैं भी शहद के लिए आया था, तो मुझे जरूरी लगा कि आप लोगों को इसकी जानकारी दूं, क्योंकि हमारे पॉलिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खियों का रोल रहता है। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को पता कि जो हमारा सेब है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पॉलिनाइजर वैरायटी पे ऊपर पॉलिनेटर आएगा तो जो पॉलिनेटर है, जो हम पॉलिनेटर बोलते हैं, वो हनी बी है। लोगों के अंदर एक चीज होती है कि वो गोल्डन, रेड गोल्डन को पॉलिनेटर बोलते हैं। बेसिकली पॉलिनेटर इंसेक्ट होता है, हनी बी हो गया, तितलियां होगी, और जो पॉलिनाइजर है वो वैरायटी होती है जिसका पॉलन ग्रेन उठ के हमारे रॉयल या स्पर के ऊपर जाएगा, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जिससे फर्टिगेशन होगी, फर्टिगेशन होगी तो सीड डेवलपमेंट होती है। तो आज मैं आपको डायरेक्ट अब मिलाना चाहूंगा सूरज चौहान जी से। तो हमारे पास जो अभी सामने मौजूद है कोई 3-4 तरह का शहद मौजूद है, जो यहाँ पर इनका प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा, उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सूरज जी आपका स्वागत है। तो सूरज जी, मैं फार्मर के लिए या जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं, एक तो ये चीज होगी कि जो आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं या जो हनी का इस्तेमाल करते हैं। आप गर्म पानी पीते हैं सुबह, उसमें कई लोग शहद डाल के, कई लोग दूध के साथ सेवन करते हैं,
अपने गले के लिए या स्वास्थ्य के लिए आप लोग हनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हम कहीं ना कहीं पतंजलि या डाबर ऐसी चीजों ऐसी उत्पाद को हम लेते हैं। एक दो बार मेरा भी सूरज जी लेना हुआ, तो जब मैंने वो दोनों ही टेस्ट करे तो मैं तो जीवन में कभी भी शहद नहीं खाऊंगा जो उसका टेस्ट था या जो उसकी क्वालिटी थी। मगर जब इससे पहले भी मैं यहां से ले चुका था तो मुझे लगा कि भाई क्यों ना एक लोगों के लिए भी एक फैसिलिटी के रूप में कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं और कहां से ले सकते हैं, और जब नजदीक में और एक लोकेलिटी में अगर कोई अच्छा कारोबार कर रहा है तो उसको प्रमोट करना या उसको स्थापित करना हमारा भी अपना एक दायित्व है, क्योंकि तभी हमारी नई जनरेशनों के लिए एक अच्छा रोड मैप आगे तैयार हुआ है। जितनी जरूरी बागवानी है उसके साथ साथ ही उतना जरूरी कोई ना कोई उससे उद्योग धंधे भी स्थापित करना बहुत ही जरूरी है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो सूरज जी आज आप हमें कुछ, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप हमें बताइए कि जो एक मधुमक्खी है, क्योंकि मैक्सिमम बगीचों में आज मधुमक्खियों के बक्से जाते हैं, तो फार्मर को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज बागवान साथियों हमारे पास एक विशेषज्ञ के रूप में मौजूद है, तो आज हमारे को पूरी जानकारी मिलेगी मधुमक्खियों के बारे में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाल कर कि हमारे को टाइम दिया, यहाँ पर हमारे प्लांट पर आए, और काफी देर हो गई है हमारे को यहाँ पर बैठे हुए। तो डिम्पल भाई ने बहुत जो है बड़ा हमारे को टाइम निकाला है यहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ काफी देर से इनको कॉल्स भी काफी आ रहे हैं, मतलब लोग काफी कॉल करते हैं हमारे पास छोटी छोटी बातें पूछने के लिए, और उस टाइम के रहते हुए, चाहे बगीचे में अपना टाइम है उसके होते हुए भी हमारे से जो है टाइम हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप मधुमक्खी के बारे में मैं बता दूं कि पॉलिनेशन के टाइम में हमने जो ध्यान रखना होता है, वैसे तो हम हर बार ये बात करते हैं, पर फिर भी ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने ध्यान रखना होता है कि हमारे बगीचे में 10 से 15% फ्लावरिंग जो है आना जरूरी है, और उसके साथ साथ हमने पॉलिनाइजर्स वैरायटी जो है वो कितनी लगाई है, वो भी ज्यादा जो है हमारे पास जो है 33% जो रिकमेंड है वो उस हिसाब से होनी चाहिए। तो ये चीज हमारे को सबसे पहले ध्यान रखनी होगी कि हमारे पास 10 से 15% फूल आ जाए। वो इसलिए कि मधुमक्खी जो है उसको खाना अपने ही बगीचे में मिल जाएगा, पोलन और नेक्टर जिसकी उसको जरूरत है, कि वो बाहर अपने बगीचे से बाहर नहीं निकलेगी। और दूसरी बात है, जब हम ला रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम हमें 3 किलोमीटर दूर वाले इलाके से मधुमक्खियां लानी होगी, क्योंकि अगर हम पास वाले इलाके से लाएंगे तो वो मधुमक्खियां क्या करती हैं कि पहले दिन जहां पर बीज उतारते हैं, जैसे रोड के किनारों में आपने देखा उतारते हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं कि वो मधुमक्खियां क्या करती है, पहले अपने एरिया में जहां 3 किलोमीटर की उनकी रेंज होती है, जो उनको सबसे नजदीक में मिल गया या उनको नहीं मिला तो 3 किलोमीटर के एरिया में घूमेगी, और वो अपना पूरा एरिया जो है उस हिसाब से रेंज के हिसाब से काम करती है। तो एक बार अपना रास्ता बना देगी और वो वर्कर बीज हमारा वहीं पे आएगा जिस जगह उस बक्सा हमने पहले रख दिया। तो वो कई 100 किलोमीटर दूर बाद आई, और उसके बाद जब हमने ले गया उसको नजदीक वाले इलाके में, मान लो यहाँ पे रख दिया, और 3 किलोमीटर क्या 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर मैक्सिमम तो यही करते हैं फार्मर। कि आज क्या हो रहा है कि हर कोई जो है बीज ला रहा है, गाड़ी ला रहा है और गाँव में उतार रहा है, ले जाओ, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, वर्कर बीज तो पहले एरिया में घूम चुका है और वो वापिस आता है उसी जगह जहां सड़क पर मधुमक्खी लगी है। बंदे ने डब्बा तो ले गया बगीचे में, अपने बगीचे में लगा दिया, ठीक है, पूरा उसने वो भी कर दिया कि उसने चेक कर दिया 7 से 8 फ्रेम में और हर चीज कर दी उसने, पर फिर उसको जो वर्कर बीज है वो वापिस चला जाता है वहीं पे। ये कब पता चलता है हमारे को, असल में जब हम अपने बगीचे से बॉक्स वापिस देते हैं, तब आपने देखना कई लोग क्या करते हैं कि पहले दिन उसको रोड में रखेंगे फिर देंगे दूसरे दिन। तो उसमें क्या होता है, बगीचे में जिस जगह हमने डब्बा रखा होता है वहां पे मक्खियां लग गई, वहां मधुमक्खियां वापिस आई, वो कौन सी वर्कर बीज वो वापिस आ जाता है। वैसे ही उस टाइम में होता है, जब हम लाते हैं तो वर्कर बीज तो सारा वहां चला गया, और जब तक उसमें वर्कर बीज बनना है, जब दोबारा से उसमें वर्कर बीज बनेगा, यानी कि 2-4 दिन तो नया वर्कर बनने में लगते हैं, फिर वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा भी नहीं बनेगा, थोड़े थोड़े करके बनता है, उसमें हमारा पॉलिनेशन का जो टाइम है वो निकल जाता है, तो उस बक्से का लाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो 3 किलोमीटर की दूरी हमारे को होनी चाहिए, और फिर उसमें देखना है कि क्वीन उसमें होनी चाहिए 7 से 8 फ्रेम में, मधुमक्खी 8 फ्रेम में है तो 4 से 5 फ्रेम में उसमें ब्रूड लार्वा होना चाहिए। लेइंग और लार्वा होगा, अंडा लार्वा होगा, तो उसके लिए मधुमक्खियां पोलन लाएगी। पोलन एक प्रोटीन का सोर्स है, तो प्रोटीन मधुमक्खियों को, अंडे को, लार्वे को
पोलन से मिलनी है। और हमारे बगीचे में जो है, जो एप्पल का जो फूल है उसमें 70 से 80% जो है पोलन ही मतलब ज्यादा होता है, और जो नेक्टर है वो सिर्फ 15 से 20% है, उसकी टेंडेंसी कम है और पोलन की ज्यादा है। जैसा कि मस्टर्ड के फूल में होता है, सरसों वगैरह के फूलों में, इनमें 50-50% होता है, 50% पोलन होता है, 50% नेक्टर होता है। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है कि जब सेब के बगीचे में फूल आ जाए तो वो चीजें भी नहीं रहनी चाहिए। वो वाले फूल रहेंगे तो मधुमक्खियां उस पे ज्यादा अट्रैक्ट होगी जिसमें दोनों चीजें उनको मिलेंगी। तो ये चीजें हमारे को ध्यान रखनी है कि अगर हमने मधुमक्खियों से पॉलिनेशन अपने बगीचे में कराना है, जैसा कि आज मौसम बढ़िया खुल गया है, 18 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर इनके लिए बहुत बढ़िया है, तो अब मेरे आइडिया से जो भी बक्से हमारे भी गए हैं तो वो अच्छी वर्किंग करेंगे। लोग जो है थोड़ा सा डर भी गए थे सर, जब हमने बॉक्सेस लाए थे उसके बाद हमने 8 फ्रेम में दिए। हम जानते हैं 8 फ्रेम में बॉक्स जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। हमने 8 से 9 फ्रेम में, जो अभी हमारा जो रिसेंट जो सीजन रहा है, एक बॉक्स से हमने 40 किलो शायद की एवरेज ली है 8 से 9 फ्रेम की। तो 8 से 8 फ्रेम का जो बक्सा होता है वो बहुत हेल्दी होता है। ऐसा नहीं है, हमारी जो मधुमक्खियां वो गर्म इलाके से आई है, ठंडे इलाके में, तो उसके बाद मधुमक्खियां क्या है, यहाँ पे आने के बाद उनको फीड भी नहीं मिली, शहद भी नहीं मिली। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, वो ठंड में मधुमक्खी शहद ज्यादा खाती है। ज्यादा वो क्यों खाती है? क्योंकि उसको टेम्परेचर बनाना है। डब्बे का जो टेम्परेचर होता है अंदर का वो 32 डिग्री होता है। जैसे हमारे मुर्गी को देखते हैं हम, अंडे को जब वो गर्म करती है तो उसके लिए एक टेम्परेचर बनता है ना, तभी उससे बच्चा बाहर आएगा। वैसा ही उसके अंदर है अंडा, लार्वा, ब्रूड, उसको सेकने के लिए मधुमक्खियां क्या करती है, इकट्ठी हो जाती है। अगर हमारे 8 फ्रेम है तो लोगों को, कल भी मेरी अमर उजाला में भी बात हो रही थी, वो भी शायद मेरा उसमें आएगा, तो मैंने उनको भी कहा कि ऐसा नहीं है, अगर कुछ के पास तो बॉक्स खत्म हो गया है तो वो बॉक्स ठंड से तो नहीं खत्म हुए। मैं ये नहीं बोलता कि ठंड से मधुमक्खी खत्म, अगर वहां से उन्होंने मधुमक्खी ही कमजोर लाई है तो वो ठंड से जरूर, अब कमजोर तो नहीं टिक पाएगा। ये जरूर है कि 8 फ्रेम में मधुमक्खी होनी चाहिए, 7 से 8 फ्रेम में, और 4 से 5 फ्रेम में लार्वा वगैरह। फिर कहीं ना कहीं लोग इंसेक्टिसाइड की भी स्प्रे कर रहे हैं जिससे वो भी डैमेज हो रहा है। अभी हमने लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग और कराई थी जिसमें कि इंडिका सिराना के बॉक्सेस दिए थे, हमने सबको एक एक बॉक्स दिया था। अभी हमने बागवान साथियों, एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिका में और दूसरी क्या क्या वेराइटी है, प्रजातियां हैं मधुमक्खियों की, उसके बारे में बात हो रही है। हमारे यहाँ पर जो हम किराए पर लाते हैं वो मेलिफेरा बीज है, और जो दूसरी हमारी लोकल है यहाँ की जो ब्लैक वाली है, हाँ, जो जिसको आप ब्लैक मधुमक्खी बोलते हैं, जो पुश्तैनी हमारे घरों में, वो सिराना है, इंडिका मधुमक्खी, इंडिजियस जो हमारी है। तो वो हमने बॉक्सेस यहाँ पर दिए थे ट्रेनिंग के बाद एक एक। तो अभी किसी एक मेरे है जो पार्टिसिपेंट थे, वो एडवोकेट है यहाँ पे लड़की, तो उन्होंने यहाँ रखा था, यहाँ रोडू में। अब यहाँ पे वो भी बिल्कुल नदी के पास है, तो अभी वहां पे जो है हर दिन थोड़ी थोड़ी मधुमक्खियां मर मर के जो है वहां का पूरा ही बॉक्स खत्म हो गया। तो वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो डाल रहे हैं ना लोग, बस उससे वो लॉस हो रहा है और पूरा बॉक्स उनका खत्म हो गया, जबकि उन्होंने पूरी सर्दी उसको अच्छे से रखा। बागवान साथियों, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लाया तो आपने पॉलिनेशन के लिए था बक्सा, एक जिसके ने बक्सा है उसका नुकसान तो यही है, साथ के साथ जिस काम के लिए हमने वो लाया था पॉलिनेशन के लिए, तो वो तो हुआ ही नहीं। जब आपने बक्सा ही मार दिया, जिसका बक्सा था उसका लॉस तो है ही है, साथ ही साथ हमारा भी लॉस है कि पॉलिनेशन ही नहीं हुआ। तो इसीलिए हम रोज आपको बोलते हैं कि कभी भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल खास तौर पर इस स्टेज में बिल्कुल भी ना करें, पिंक बर्ड से लेकर आपके फ्रूट सेटिंग तक। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई इंसेक्ट आ रहा है या सुंडी आ रही है, फ्रूट बोरर जिसके लिए डालते हैं, या बोलिए पहले फीड है, आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें अगर बहुत जरूरत है, अदरवाइज आप अवॉइड करें, नहीं तो कहीं ना कहीं सारा नुकसान होता है। इन्होंने जो एक बक्से की बात की, अभी ना जाने कितने बक्से ऐसे मर जाते होंगे, और जिस काम के लिए हमने लिया कभी वो काम है। अच्छा सूरज जी, एक चीज और हमें बताइए कि जब हम बगीचों में स्थापित करते हैं बक्से को, हम कैसे चयन करें कि कौन सी जगह सबसे उपयुक्त है? बिखरा के रखे, एक जगह रखे, कैसे रखे? इसमें जो सबसे पहले रहता है, हम मधुमक्खी का बॉक्स लाते हैं तो हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो बगीचा वो किस तरह का है। अगर हमारा टेढ़ा पोर्शन है, यानी कि ऊंचाई वाला जैसा होता है कि हमारा ढलान वाला, तो उस इलाके में जो है जो लगना है, उसमें ढलान वाले इलाके में हम 70% एरिया हमारा ऊपर को रहे और 30% जो है हमारा नीचे को रहे। हाँ, तो उसमें क्या करती है मधुमक्खी, जैसे है पीछे को पहले ज्यादा फ्लाइट करती है पीछे को। हाँ, तो उसमें क्या है कि ये बताते हैं कि 70 और 30% का जो हमारी खुद का है। हम ये बोलते हैं कि वैसे तो बगीचे तो फैले होते हैं,
तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे को तो मधुमक्खी तो 3 किलोमीटर के एरिया में रेंज बनाती है। सबसे पहले मधुमक्खी क्या करती है, अगर हमने मधुमक्खी का बॉक्स 10 से 15% फ्लावरिंग में ला लिया तो उसमें हमारे को कैसे पता लगता है कि वो हमारे पीछे में काम करेगी। तो उसमें वो जैसे लाएगी तो वो 100 मीटर के अंदर इनमें डांस होता है, 2 तरह का डांस, एक बैकटेल डांस होता है और एक होता है राउंड डांस। राउंड डांस का जो मतलब है कि राउंड मधुमक्खी गई पहले सर्वे में जाती है, जैसे पहले बीज आएगी तो बीज हमने ले आई, उसमें सर्वे में जाएगा कि वो ढूंढेगा कि खाना कहाँ है। 100 मीटर के अंदर अगर खाना मिल जाता है तो वो मधुमक्खी अंदर आके बताएगी, राउंड डांस करेगी, चक्कर मार छत्ते के अंदर आके राउंड डांस तो राउंड डांस करके वो बताएगी कि खाना हमारे को 100 मीटर के अंदर मिल गया। तो उसी मधुमक्खी के पीछे जैसे होता है वर्कर, एक के पीछे 2, 2 के पीछे 3, 4, फिर वो पूरे बगीचे में हमारा जो है वहीं पर वो काम करे। और ऐसा ही हम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि कई लोग चलो ठीक है कि वो सोचते हैं कि हमारे को बॉक्स नहीं मिलेंगे या कुछ और, तो वो जल्दी ले आते हैं बॉक्स। उसमें क्या होता है कि उसमें मधुमक्खी को खाना नहीं मिला 100 मीटर के अंदर, मान लो हाइट में थोड़ा सा लगा दिया और फूल नीचे आया, तो मधुमक्खी वही मधुमक्खी सर्वे वाली वो जाएगी वहां पे और उसको मिला 100 मीटर के दूर खाना, तो वो अंदर आके वो बताएगी, वो बैकटेल डांस फिर करेगी, वो बनाएगी 2 राउंड यानी कि 8 की शेप का बनाएगी, वो 8 बनाएगी। तो वो मधुमक्खियों को पता लग जाएगा कि 100 मीटर के बाहर है खाना, तो वो उनकी फ्लाइट ही नहीं रही नजदीकी उनकी कोई फ्लाइट नहीं है, वो सीधा जाके जो है उस मधुमक्खी के पीछे वहां खाना ढूंढेगी। और मान लो कि बहुत दूर जाके वो बगीचा है तो वो बगीचे में तब तक जाएगी जब तक कि वहां फूल खत्म ना हो। यानी कि मधुमक्खी मैंने आपको बताया था कि एक सोर्स पर काम करती है और वो तब तक करती है जब तक वहां वो फूल खत्म नहीं हो जाता, बेशक हमारे बगीचे में फिर फूल भी आ जाए। इसमें मैं बागवान साथियों थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं, इनका कहने का क्या मतलब है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे पास यहाँ छिचड़ी का, सफेदे का और हमारे अजवाइन का, और अभी सेब का नहीं निकला है, अलग अलग तरह के शेयर आते, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होता होना कि भाई इसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर फूल का है। तो जो मैं इनसे भी समझ पाया हूं कि जिस पर मक्खी ने पहले रेंज बनाई, जैसे हमने सेब पे अभी लाई तो मधुमक्खी ने अगर सेब के फूल को सर्वे करके चिन्हित किया है तो वो उसी फूल पे रहेगी जब तक वो फ्लावर खत्म नहीं हो जाता। इसीलिए उस बक्से के अंदर जो पॉलन आएगा वो उसी सेब का आएगा। जैसे हमारे जंगल में छिचड़ी या हम सफेदे का लेते हैं तो पर्टिकुलर फूल पे जाएगा। यहाँ इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे और नई चीज बताई कि जब आप बक्सा अपने बगीचों में लगाते हैं, कुछ फूल सेब के आप कलेक्ट करके बक्से के अंदर डाल दे, जिससे उसकी खुशबू पूरे बक्से के अंदर फैल जाएगी और उनको महसूस हो जाएगा कि हमारे पास ये वाला पॉलन है, तो वो जाके सिर्फ सेब ही के ऊपर बैठेगी, ना कि किसी अन्य फूल के ऊपर। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है और हम लोग सोचते हैं कि इंसान बहुत समझदार है, नो डाउट हम बहुत समझदार है, और हम ये सोचते हैं कि जो दूसरी चीजें हैं, जानवर है या ये इंसेक्ट है, ये समझदार नहीं होते हुए। अब आप देखिए जो हमारे को सूरज जी ने बताया कि डांस होता है इनके बीच, कैसे ये अपनी रेंज निर्धारित करते हैं, कैसे ये फूल की कलेक्शन करते हैं, कैसे एक क्वीन अंडे देगी, फिर दूसरा जो वर्कर बी होगी वो कैसे काम करेगी। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम इस चीज को समझ जाए तो अगर हम अच्छे तरीके से बक्से को रखेंगे तो मुझे लगता है कि जो आज फार्मर 10 बक्से लगा रहा है, अगर अच्छे तरीके से उससे मैनेज करना आ गया तो 2 बक्से में भी उसका काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पैसे की बर्बादी भी हो रही है कि हम यूजलेस बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, या तो हम इंसेक्टिसाइड डाल के उसको मार देंगे और जो हमने पैसा किया वो वेस्ट हुआ, ना उससे सेब लगे ना किसी का फायदा हुआ। तो आज ये बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है हमारे बीच। अब सूरज जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जहां स्थापित करना है हमने बक्सा, वो कैसे सिलेक्शन करें कि हम कहीं हाइट में रखे, कहीं गहराई में रखे, कहीं सामने रखे, धूप कहाँ या छाया में रखे, कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें जब हम बॉक्स लाते हैं तो इसमें हमने ध्यान रखना है कि हम अपना बीच वाला एरिया जो है जहां पे हमारे को सुबह की जो धूप है, ख्याल रखना है कि सुबह की धूप जल्दी पड़े, और उसका हमने मतलब धूप पूरब की तरफ जहां से हमारी सुबह की रोशनी जो है जल्दी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम भी उठ रहे होते हैं सुबह, तो हमारी खिड़की अगर होगी तो हम पहले खिड़की में ही नजर पड़ेगी
सुबह होगी। वैसा ही मधुमक्खी में है। तो वहां से क्या होगा कि उनको जो है जितनी सनलाइट मिलेगी जल्दी टेम्परेचर बनेगा उसका। मैं बताता हूँ कि 32 डिग्री जो है डब्बे का टेम्परेचर होता है अंदर का। अगर हम जैसे मान लो, मैंने ये भी बीच में कहा था कि आप लोग जो है बक्से को फीड करो, ला तो लिए हैं, अब फीड नहीं करेंगे तो मक्खियां नहीं बचेंगी तो क्या होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी कि 32 डिग्री टेम्परेचर के लिए, जैसे मान लो अगर हमने बॉक्स को फीड भी करनी है तो हमने दिन का टेम्परेचर देखना कि ठीक ठाक टेम्परेचर है, तब हम बॉक्स को खोले। क्योंकि जैसे ही हम बॉक्स को खोलते हैं अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मैच कर जाता है। और अंदर का जब टेम्परेचर मधुमक्खी ने फिर से मेंटेन करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, फिर वो शहद खाएगी। ये चीजें हमारे पास जो है इस तरह से, अगर हमने बॉक्स को रखना है, वो रखना है हमने सुबह की धूप जहां पड़ती है, और रखना है 2-3 बॉक्स को कम से कम। जैसे मान लो हम ले आते हैं बॉक्स, एक लगा दिया हमने ये वाले तौलिए में, दूसरा लगा दिया दूसरे में, तीसरा लगा दिया तीसरे में, बेशक एरिया एक ही है। तो आप ये बात समझो कि 100 मीटर के अंदर मधुमक्खी ने काम करना ही है। वो चाहे आपका एरिया यहाँ से यहाँ तक है, वहां से दूसरे का होता है शुरू, 100 मीटर के अंदर मधुमक्खी करेगी। क्योंकि ये सीमाएं आदमियों ने बांटी है, मधुमक्खियों ने या कोई भी नेचर ने नहीं बांटी। तो हमने सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर 2-3 बॉक्स को हम लगा रहे हैं तो एक साथ लगाएंगे तो उससे उनकी वर्किंग स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जब मधुमक्खी बाहर निकलती है, या हम खाली गाड़ी को देखते हैं, खाली गाड़ी की आवाज कुछ और तरह की है और लोड गाड़ी आएगी उसकी आवाज कुछ और होगी। वैसे ही मधुमक्खी में है, मधुमक्खी खाली जाएगी तो कुछ और आवाज होगी, और आएगी तो भिन भिनाती हुई पूरी जो है लोड के साथ आएगी। तो वही दूसरे बक्से को पता चल जाता है। और अगर काम नहीं कर रहा दूसरा बॉक्स, कई लोगों को ये क्वेश्चन भी आते हैं कि काम नहीं कर रहा है बॉक्स या क्या है, मक्खियां के अंदर अच्छी है। तो कई मधुमक्खी ऐसी भी होती है कि अंदर जो है फीडिंग नहीं है या कुछ और नहीं है। जब खाने के, देखो पहले चलता था सर ये, कई इलाकों से, मैं बहुत अच्छे इलाकों से की बात करूं, वहां से भी ऐसे आते थे कि अंदर इनको खाने को देंगे बाहर कहाँ निकलेगी। जबकि ऐसा नहीं है, मधुमक्खियों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जितना ज्यादा खाएंगी या जितना ज्यादा लाएंगी, उतना ज्यादा स्टोर करेंगी, उतनी ज्यादा जो है बढ़ेगी, है ना। आजकल जो डिवीजन टाइम आ रहा है, आप देखेंगे कि हर जगह स्वार्मिंग हो रही है इंडिका मधुमक्खी। यहाँ मैं फिर से आपको इंटरप्ट करूंगा। पिछले कल मैंने सूरज जी को फोन करा, हमारे पड़ोस में यशवंत ठाकुर जी है, मैं उनके घर पे बैठा था, तो सामने उन्होंने अपनी जो लोकल मधुमक्खियां है उसको प्रिजर्व करा था। उन्होंने बहुत सारे वो बनाए थे, तो वो डिवीजन हो रहा था। तो मैंने इनको फोन करा कि डिवीजन हो रहा है, मुझे भी कलेक्ट करनी है, और ये कौन सा टाइम होता है, कैसे। तो इन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि भाई आप कैसे इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो बागवान साहब, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग हर साल खरीद के लाते हैं। क्या हम अपने घरों के अंदर अपनी जो हमारे ऊपर रूफ होता है, छत होता है, उसके नीचे जो कैंची बोलते हैं हम उसको लोकल उसमें, उसको हम क्या अपने बक्से नहीं स्थापित कर सकते? अगर अभी मैं यहाँ देख रहा था, आपको मैं दिखाऊंगा भी, यहाँ हमारे पास ऐसा भी बक्सा मौजूद है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है, जिसमें हमारा पूरा शहद भी खुद ही निकल जाता है। तो चलो हमें इतना तो नहीं खरीदना है, मगर अगर हम एक बक्सा, क्योंकि मेरी इनसे पहले भी बात हुई, ये लोग जो लोकल मक्खी है उसके बक्से भी आपको उपलब्ध कराते हैं बना के रेडीमेड। अगर आपने अपने घर में सिर्फ स्थापित ही करनी है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बगीचों में आज अपने अपने बगीचों में घर बने हैं हर फार्मर के, तो क्या अगर 2-4 बक्से हम अपने वहां स्थापित कर दे तो हर साल की ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो ये शहद है वो हमारे को फ्री में अपने घर में भी मिल सकता है। तो हमें इस ओर जरूर जाना पड़ेगा। और ये लोग लोकल जो मधुमक्खियां जो 12 महीने जिंदा रहती है, जानकारी आप इनसे भी हासिल कर सकते हैं। तो बीच में मैं आपको इंटरप्ट करके ये भी बताना चाहूंगा कि आप काइंडली अपना एड्रेस, जो आप रोडू में जहां आपका ऑफिस है, और जो आपका मोबाइल नंबर है, तो अगर किसी फार्मर ने आपसे शहद के लिए या मधुमक्खियों के लिए कांटेक्ट करना है, मतलब जो अपने घर में स्थापित करनी है परमानेंट, तो उसके लिए आपको कैसे कांटेक्ट करें? सर देखो, अगर लोकल बीज की तरफ जाना चाहते हैं, ये जाना ही पड़ेगा एक दिन। अभी मैं बात करता हूँ सर कि लोग कहते हैं कि 1000 रुपए में मधुमक्खी का बॉक्स हम जो है बहुत महंगा ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हनी के प्राइसेस अच्छे आ जाते हैं, इस साल इंटरनेशनल मार्केट में हनी के प्राइसेस डाउन हुए हैं, जिस वजह से बीज जो है ज्यादा आई है। लोगों को लग रहा है कि इनके बक्से या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दिमाग से आप निकाल दो। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि जब आपको बॉक्स ये वाला भी आसानी से उपलब्ध नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एमएसपी आ जाता है शहद का, ठीक है, तो उसमें हनी का इतना रेट, मतलब इतना शहद निकल जाता है कि आने जाने का खर्चा और जो हम मार के देते हैं बॉक्स, और ये सारे खर्चे अगर ना हो तो वहां बैठे बैठे अगर किसान को मिल रहा है तो हमें मधुमक्खियों की जरूरत पड़ने वाली है।
तो लोकल मधुमक्खियों की तरफ हर एक को जाना पड़ेगा, उनको उनका काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेरे से खरीदे। आजकल वाइल्ड में इतनी ज्यादा मतलब निकल रही है जो डिवीजन हाँ। और आप उसको कलेक्ट करिए, एक बक्सा बनाइए और स्थापित कीजिए। या पुराने जमाने में हम लकड़ के अंदर उसके अंदर बना देते थे, वो सिस्टम बनाइए। तो थोड़ा सा उस पे काम सीखना ही पड़ेगा, उस पे सीखो और उसको पालने की कोशिश करो और सोर्स लगाने की। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर एक बगीचा लगा रहे हैं तो कम से कम हम 2-3 पेड़ जो है ऐसे लगाएं। जैसे पाजा हमारा हो गया, पाजा हमारा नवंबर और दिसंबर को आता है। पहले हमारे यहाँ पे पाजा मेरे को लगता होगा लोगों ने काट काट के खत्म। हमारे यहाँ बहुत है। यहाँ भी मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, और मेरी इनसे भी बात हो रही थी कि क्या हम पंचायत लेवल पे जो भी हमारे प्रधान वगैरह है या जो हमारी सरकार है, क्या पंचायत को जो हम फॉरेस्ट लगाते हैं अब वन विभाग के साथ मिलके जंगलों में हम जो ये पाजा है हमारा पाजा, अगर कई लोगों को समझ ना आए, जिसके ऊपर हम चेरी की कलमें करते थे पहले जमाने में, जो बहुत बड़े पेड़ होते थे, वो पाजा रूट स्टॉक था। उसको लोकल भाषा में पाजा बोला जाता था। उसमें नवंबर और दिसंबर महीने में फूल आता था, जो सर्दी की फीडिंग और शहद बनाता था मधुमक्खी के लिए। वो आज हमने कहीं ना कहीं, आप उसको इंक्रोचमेंट की बड़ी बोलिए कि चढ़ गए लोगों ने, बगीचे लगा दिए, या कोई अन्य रीजन भी मानिए, चाहे हम आग से उसको खत्म करें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फ्रेंडली वनस्पति है हमारी, उसको भी हम जिंदा रखें। कहीं ना कहीं वो हमारे को नेचर फ्रेंडली होगी और हमारे को आने वाले समय में मदद दे। और कुछ चीजें बड़ी अच्छी निकल के आई है कि जो बातचीत में कि जो आपको समझनी होगी कि आने वाले टाइम में हो सकता है मधुमक्खियां भी ना मिले, तो इसीलिए हमारे को अपनी त्याजा खुद करनी पड़ेगी। जो आजकल लोकल डिवीजन हो रहा मधुमक्खियों का, वो 100 मीटर के अंदर बैठती है। जब वो बाहर निकले तो आप उसके ऊपर पानी की बौछार कीजिए पावर स्प्रेयर से या पिट्ठू मशीन से, तो नजदीक में बैठेगा, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं और बक्से के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और अपने बक्से हर साल आप तैयार कर सकते हैं। शहद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पॉलिनेशन के लिए भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इस ओर जाना पड़ेगा। फिर और कोई आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे बागवान साथियों को? मैं कहना चाहूंगा कि अगर देखो बॉक्स आप ला रहे हैं, पॉलिनेशन पे अच्छा यूज कर रहे हैं आप बॉक्स का, कि आपके पास पॉलिनेटर जो है अच्छे आपने कर दिए हैं और पॉलिनेटर आपके पास है, पॉलिनेशन अच्छा हो गया, फसल आपकी अच्छी। उसके बाद सिर्फ एक ध्यान रखें कि अगर आपने बॉक्स लाया है, आपका काम कर दिया है बॉक्स ने, तो आप उस बॉक्स को उसी तरह से वापिस लौटाए उस बी कीपर को। मैं देखो एक बी कीपर हूं और यहाँ पर जो आते हैं वो मेरे को नहीं लगता कि सारे के सारे बी कीपर्स नहीं आ पाते। बी कीपर किसी और के पास जो है बीज दे रहे हैं, तो वो लोग इस तरह से नहीं करते कि वो इस तरह से केयर नहीं करते। वो आपको बोलेंगे कि खाली बक्सा तो पहुंचा दे, या फिर बोलेंगे कि मैं तो उनका किराए का रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें छोड़कर आप जिस तरह से मधुमक्खी लाते हैं, कोशिश करें मधुमक्खी को वापस भी उसी तरह से, किसी का भी नुकसान ना, क्योंकि ये नुकसान हमारा ही नुकसान है, किसी और का नहीं है। पॉलिनेटर्स को हम इस तरह से मारेंगे, यानी कि जब लाते हैं ना सर, तब तो बहुत अच्छे तरीके से लाते हैं। इसमें बड़ी अलग बात है कि अगर हम बी कीपर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये काम करना छोड़ देंगे। ये काम करना छोड़ देंगे, कोई बी लाने वाला कोई नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। तो क्योंकि जब हमने सेब की बागवानी करती है तो क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत है, तो मधुमक्खियों का काम तो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो हमें अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि हमने जो भी मधुमक्खी का बक्सा लिया है उसको वैसे ही रिटर्न हम सेम जगह पे पहुंचाए। और कोशिश ये करें कि जब आप मधुमक्खियां खरीदे तो 3 किलोमीटर के दूर के एरिया से लाए, और जहां छोड़नी है आपने वो भी 3 किलोमीटर से बाहर का एरिया हो। अभी मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि कोविड टाइम में क्या हुआ। मेरी गाड़ी सबसे पहली गाड़ी आई थी, मुझे पता, कोविड टाइम मुझे पता है। ठीक है, मेरे इतने अप्रोच मतलब इतने फोन आए, पर हमने उन्हीं को दिए जिनको हम पहले से देते थे। ठीक है, बहुत लिमिटेड से बॉक्स थे। तो ये टाइम और भी आएगा, ऐसा नहीं है, मतलब आएगा मेरे को पता है, क्योंकि ये चीज में आसान नहीं है। ये कोई नहीं अपनी पूरी साल भर पाल के मारने के लिए देगा। ठीक है, कोई नहीं करेगा ऐसा। जिस टाइम हनी के प्राइस ठीक आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल ये जो है होने वाला है। तो उस टाइम में देखो अप्रोच से फोन आने लगे, तो किस किस की अप्रोच कौन कौन लगाएगा, है ना। तो अपने लिए मधुमक्खी जो है, एक तो आप लोग जो है बी कीपर को सपोर्ट नहीं करते हैं सब, बिल्कुल नहीं, सच्चाई है। हाँ, ये तो हम भी है, हम भी नहीं करते हैं। हमने बक्सा लगा दिए और बस उसके बाद हम सोचते हैं हमारा काम खत्म है। क्योंकि हम लोग दवाइयों पे लाखों खर्च लेंगे साल में, और मधुमक्खी का बॉक्स अगर 1000 रुपए में भी ले रहे हैं तो वो भी हमारे को भारी लग रहा है। जबकि एक बॉक्स अगर अच्छा बॉक्स ले रहे हैं ना सर, तो 200 पेटी का काम करता है एक बॉक्स 200 पेटी का। एक मधुमक्खी जब पोलन के लिए बाहर निकलती तो 50 से 100 फूल में वो बैठ के आती है, और वो क्या मिनटों में गई और मिनटों में वापस है। और कितनी मधुमक्खियां उसके अंदर है जो जाएगी और काम करेगी और वापिस आएगी।
पर वो है कि हम उसके बाद जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद हम बॉक्स जो है, एक बड़ी अलग चीज है कि जैसे आप एक मजदूर को लाते हैं, मान लो हमारे पास नेपाली लेबर है कि सेब तोड़ेगी, घास काटेगी, तौलिया बनाएगी, खाद डालेगी, स्प्रे करेगी, वैसे ही हमारी मधुमक्खियां भी वर्कर है। वो भी हमारे लिए वो केसर लेके आती है जिस बगीचे में आपकी फ्रूट सेटिंग तभी होगी। तो हमें ये कंपेयर नहीं करना कि किसका क्या काम है, जो भी नेचर ने हमारे को दिया उसकी केयर करना। और मैं पहले भी आपको कई बार हर साल वीडियो बनाते हैं हम मधुमक्खी पे, शायद इतनी डिटेल्ड कभी नहीं बनाई क्योंकि आज हमारे पास विशेषज्ञ मौजूद है जिनकी एक्सपर्टी है इस कार्य में। हमारी तो है नहीं, हम तो अपने लेवल की नॉलेज शेयर करते थे। तो आज हमारे को समझना पड़ेगा कि क्या हम सही करें, क्या हम गलत करें। तो बाकी मधुमक्खियों में अगर जैसे आजकल आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्वार्मिंग पीरियड है, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास अपना ही बॉक्स हो, पर वैसे ऐसा भी नहीं है। मैंने भाई साहब एक मेलिफेरा का बॉक्स जो है इस साल, वैसे तो मैं कई बार छोड़ता हूँ, इस साल भी सर्दी में मैंने छोड़ दिया, तो उसमें मैंने कोई फीड नहीं डाली, कुछ भी फीड नहीं डाली पूरी सर्दी में। मैंने गुड़ डाल दिया थोड़ा सा, उसमें गुड़ डाला हुआ था, पर उन मधुमक्खियों ने वो गुड़ भी नहीं छुआ। तो वो 3 फ्रेम में था वो बॉक्स। जब मैंने अभी देखा फरवरी में उसको, मैं उसको ज्यादा बोलता नहीं था क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत डाउन था यहाँ का। तो अभी मैं उसको देख रहा हूँ वो 5 फ्रेम में आ गया है, मतलब फ्रेम जो है बढ़ती रहती है, तो वो 5 फ्रेम में आ गया है। और उसमें जो है इतना ज्यादा इस टाइम बीज है, मतलब इतना ज्यादा वर्किंग कर रहा वो। उसकी मैं वीडियो भी बनाई थी और सुबह के टाइम में बनाई थी कल। जो हमारी दूसरी लाई भी है नीचे से, वो थोड़ा लेट काम कर रही है, ये वाली जो है मतलब जल्दी काम यहाँ के आके यहाँ के रूप में ढल गई है, टेम्परेचर में ढल गई है और अपने आप को सरवाइव करा पा रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम मेलिफेरा को ऐसा सोचे कि ये जो है चलो थोड़ा सा ऐसा रहता है चौहान साहब के हमारे एक हमारा अपना कल्चर बना है कि जो यहाँ की लोकल प्रॉपर्टी है हमारी, जो हनी बी है वो ज्यादा सरवाइव करेगी और सक्सेस रेट उसकी हाई है। तो हम क्यों रिस्क ले, जब हम अपना बॉक्स भी घर में बना सकते हैं, डिवीजन है किसी के यहाँ से, उसको कलेक्ट कीजिए। अच्छा, ये एक चीज और है कि ये 0 बजट वाला काम है। इसमें एक चीज और है कि हमने हमारे अभी यूनिवर्सिटी से भी आया, आजकल नॉन यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग मेरे पास चल रही है, तो कॉलेज वाले भी थे, तो उनसे भी हमने मड हाइव उनको सिखाया है बनाने। तो ये बड़ा आसान काम है मिट्टी के बनाने। मैंने देखा, हमने वीडियो, आप इनको सूरज चौहान करके इनका फेसबुक चलता है, चौहान सनी करके सॉरी, तो उस पर भी आप उनको फॉलो करते हैं। उसमें इन्होंने बड़े डिटेल में भी देखता रहता हूँ इनकी वीडियोस, उनमें डिटेल दिखाया कि हमने एक मड हाउस टाइप कैसे बनाना है मधुमक्खी के लिए। और ये बड़ा सस्ता काम है, आप अगर थोड़े से खुद जागरूक है तो खुद बना सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमने डिटेल्ड बातें कर दी। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और एड्रेस? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9736400021 और मैं अपर बाजार रोडू में हूँ, लाल एंड सन्स के शोरूम के बिल्कुल बैक साइड में, बिल्कुल यहाँ अभी हम वहां बैठे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको एक थोड़ी सी इनकी जो इन्होंने जो यहाँ पर प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया है, पैकिंग का लगाया है, आप देखिए पैकिंग इनकी बड़ी कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने पैकिंग करी है। और ये एक तरह से मेड इन इंडिया बोलिए, मेड इन रोडू बोलिए, और बड़ी ऑनलाइन में भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं इनसे। तो जो कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल दी है आप उन पे फोन करके आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। शायद पेज भी होगा आपका, पीबी फार्म, पीबी, ये इसका जो ब्रांड नेम है इनका पीबी फार्म, पीबी पी फॉर पैरेट, बी फार्म, इस तरीके से इनका वो है, उससे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आज एक रोडू क्षेत्र के अंदर एक ऐसा बागवान, एक ऐसा किसान का बेटा है, और इस तरह से अगर 50-100 और हो जाए हमारे सेब बहुल क्षेत्र में, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि इनके पास भी वर्कर हो गए आगे, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा जितना ज्यादा हम प्रोसेसिंग पे जाएंगे, चाहे हम फ्रूट की प्रोसेसिंग में जाए, चाहे ये वाले उद्योग धंधे स्थापित करें। तो अभी हम थोड़ा सा आपको विजिट कराएंगे जो भी हमारा यहाँ का ये बॉक्स। आप ये बॉक्स देखिए, यहाँ पर ये इटली का है,
ये नहीं, ये इंडिया के अंदर ही बन रहा है अब तो। इंडिया के अंदर बन रहा है। तो ये बाहर ऑस्ट्रेलिया में इसकी ऑस्ट्रेलिया में जो है इसका इन्वेंट किया, वहां पे इसकी फर्स्ट टाइम बनाया था फार्मर आप देखिए, शायद आप लोगों ने आज से पहले ऐसा बॉक्स नहीं देखा होगा, चुनिंदा लोगों ने देखा होगा। इसमें एक प्रोसेस है कि भी इसमें ही आप खुद ही शहद निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक है। एक स्टेप और है इसके ऊपर, दूसरा अगर उसकी जरूरत नहीं है। ये जो है 9 फ्रेम में होता है ये बक्सा, जो हमारा नॉर्मल बक्सा होता है ना, उसकी तरह ही 9 फ्रेम का ये बक्सा है। उसके अलावा जो है इसमें जो हम हनी ऊपर लेते थे, एक हनी चैम्बर आता है एक ऊपर से, सुपर चैम्बर, उसमें लेते थे। तो हमने इसमें जो है, इसमें उन्होंने बनाया हुआ है कि एक्सक्लूडर इसमें लगाया, क्वीन एक्सक्लूडर। यहाँ से इसमें जो है मधुमक्खी, क्वीन इधर से उधर नहीं जा सकती। जो क्वीन है वो अंडे देने उधर नहीं जा पाएगी, वो यही देगी। तो इसके बाद जो है ये ब्रूड चैम्बर है हमारा, यहाँ से उधर गई मधुमक्खियां, तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पे शहद वहां रख सकती है मधुमक्खियां वहां पे ही शहद अपना रखेगी। ये हमारे को इन्होंने बताया। ये इसकी फ्रेम दिखो, ये इसकी फ्रेम है। ये इस तरह से यहाँ पे इसमें शहद रखती है मधुमक्खी। शहद रखने के बाद इसमें ये नाली सी है, जब इसमें चाबी लगती है तो चाबी से इसमें जो है शहद यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, सारा कलेक्ट होके वो आपका इस जार में आ जाएगा। अच्छा, फिर ये जार ही जो है सेल होता है। अच्छा, ये जार ही सेल होगा। ये डायरेक्ट जो है, अगर किसी को इस तरह का शहद चाहिए या फिर कोई इस तरह का बॉक्स रखना चाहता है अपने लिए, अपने लोकल यूज के लिए, तो वो बॉक्स भी ले सकता है। यहाँ पर आप देखिए इनका प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें हमारा रॉ आ रहा है, जो डायरेक्ट शहद आया है। और ये हमारा यहाँ पे जहाँ पर शहद को डाला जाता है और इसको प्रोसेस करके पैकिंग की जाती है अलग अलग। उसमें आप बड़े कंटेनर में भी ले सकते हैं। तो बागवान साथियों, ये देखिए जो नेचुरल है, डायरेक्ट ये भी यहाँ पर मौजूद है। आज देखिए कैसे कैसे लोग कैसा कैसा अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो बागवान साथियों, ये हमारा आज की लाइन ने आपको हनी बी के बारे संबंधित जानकारी दी। और साथ ही साथ आप लोग अगर ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, बहुत सारे नौजवान साथी ट्रेनिंग लेना चाहते थे और हनी बी का कार्य करना चाहते थे, तो आप इनसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो जो भी इनका प्रोसेस रहता है उसको जरूर फॉलो करें। और ये हमारी एक मांग और डिमांड भी रहेगी, और इसको एक अलग लेवल पे लेने के लिए मैं भी कोशिश करूंगा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में इस बात को और उठाया जाए, जो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए। पैकिंग दिखाते हैं, हमारी यहाँ से अभी जा रही है ये। आप यहाँ भी देखिए कि किस तरीके से इन्होंने पैकिंग करके, ये पैकिंग भी अवेलेबल है। ये अभी हमारी जा रही है कहीं पे पूरे ये। तो बागवान साथियों, ये हमारा छोटा तो नहीं बोलूंगा, काफी बड़ा बोलूंगा, शायद आपके लिए एक फायदेमंद रहा होगा। तो बाकी आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जागरूक बने किस तरीके से आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं हनी बी के साथ। तो ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आज एक सेब से अलग तरह की जानकारी आप लोगों से साझा की गई है। तो बागवान साथियों,
आपने देखा कि किस प्रकार श्री डिम्पल पांचटा जी एवं श्री सूरज चौहान जी ने हमें मधुमक्खियों की A to Z जानकारी दी और हमें ऐसी बातें बताई जो हम में से अधिकतर बागवान अभी तक नहीं जानते थे। आशा है आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।